तो लास्ट क्लास में हम कुछ हीट वगैरह हीट करंट पे हम बात कर रहे थे ना, हीट करंट पे हमने किया था ना बात। तो आओ तो थोड़ा सा यस हीट, सर, हो गया था हीट हाँ, करंट। या थोड़ा सा हीट करंट हम देख रहे हैं। इस पे भी मैं कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं डिस्कस करूंगा। हीट करंट क्या होता था भाई? के ए डिवाइडेड बाई एक्स इंटू T1 - T2 होता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे आता है भाई, बताओ ये फॉर्मूला कैसे आता है। मैंने इस पर मैं डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल वैल्यूड्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड हैं, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था। मैंने आपको बताया था ना, ये एक्सपेरिमेंट से ये साइंटिस्ट इस फॉर्मूले तक पहुंचे थे। और फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आखिर साइंटिस्ट के दिमाग में क्या चला होगा, आखिर वो लोग कैसे इस फॉर्मूले तक पहुंचे होंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एरिया के प्रोपोर्शनल कैसे होता है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। मैंने आपको दिखाया था कि भाई सेम लेंथ का एक ज्यादा लेंथ ले लो एक कम ले लो, तो रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा वो ज्यादा वाले में कम होगा। आप जितना ज्यादा लेंथ ले लोगे उतना टाइम लगाएगा हीट एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करने में। दैट्स व्हाई एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड टेम्परेचर डिफरेंस मैंने आपको बताया था, ठंड के दिनों में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, गर्मियों में बहुत जल्दी सूख जाता है, तो कारण टेम्परेचर का डिफरेंस, यही सब मैं बता रहा था। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये था कि इसका कोई थ्योरेटिकल डेरिवेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल डेरिवेशन है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऐसे फाइंड आउट किया गया कि हाँ रेट जो था वो ऐसे फॉलो कर रहा था। इसमें मैंने थर्मल रेजिस्टेंस की भी बात की थी, आपको याद होगा। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस की भी मैंने बात की थी ना। दैट इज अगर दो सीरीज में होता है तब क्या होता है, और दो अगर पैरेलल में होता है तब क्या होता है। ठीक है भाई, यस मैंने ये सर। बात किया था ना, सीरीज में बिल्कुल ये यस करंट सर। इलेक्ट्रिक करंट वाला ये फॉलो करता है। आर इक्विवेलेंट जो होता था वो R1 R2/R1 + R2 हो जाता था, और यहाँ से सिंपली R1 + R2 होता था। तो अभी इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स मेरे पास है, मैं उसको बस देखेंगे ना, सॉल्व नहीं करेंगे, बस देखेंगे और बताओ आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। ये सवाल क्या कर रहा है? साउंड नहीं आ रही है आ सनी रहा आप। है सर। सनी आपका नेटवर्क इश्यू होगा सनी, आप एक बार लीव करके आप फिर से आप ज्वाइन करके देखो, शायद आए। मेरा नेटवर्क सही है सनी, अभी तो सही है। ठीक है, लीव करके आप देखो, मीटिंग रीज्वाइन करो आप, शायद ठीक हो जाए, कभी कभी ठीक हो जाता है अभी। चलो भाई देखो ये सवाल क्या कर रहा है, बिल्कुल ये सवाल सॉल्व किया हुआ है, ये एच सी वर्मा का सॉल्व सवाल है। ऐसे ऐसे 7 सवाल एच सी वर्मा में है, 1 से लेकर के सीधा आप 7 तक चले जाना, सेम सवाल आपको मिलेंगे। हर सवाल को सॉल्व करने में आपको 1-2 घंटे लगेंगे, हर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, किसी सवाल में 4-5 घंटे भी लगेंगे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हो, डेडिकेटेड हो फिजिक्स को लेकर के, न्यूमेरिकल्स को लेकर के, तो आपको मेरे ओपिनियन में हर सवाल पे 4-4 5-5 घंटे देने चाहिए। पहली बार में तो आपको देना ही पड़ेगा, जब दूसरी बार फिर से रिवाइज करने आओगे तो शायद 3 घंटे में आप बना लो, तीसरी बार जब आप करने आओगे तो 2 घंटे में ही बना लोगे, चौथे बार में 1 घंटे में बना लोगे। तो 1 घंटे से भी काम नहीं चलेगा ना। प्रॉब्लम तो सर है कि इतना बड़े क्या होता है इसमें? सर इतना टाइम लगता है न्यूमेरिकल्स में, ऐसा क्या है न्यूमेरिकल्स इनमें? न्यूमेरिकल्स के लिए फ्लो चाहिए होता है, वो जो फ्लो, अब इतना बड़ा ये सवाल पढ़ने में आपको 2 मिनट चाहिए, सवाल पढ़ने का 2 मिनट चाहिए, इस सवाल को समझने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए। और शुरुआत, सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है शुरू करना, कि भाई शुरू कहाँ से करें हम। किसी भी न्यूमेरिकल में आपने ये फील किया है कि यार शुरुआत ही नहीं हो रहा है, शुरू कहाँ से करें। मतलब मैं ये फील करता था, होता है शुरुआत सर, होता है। शुरुआत शुरुआत ही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई शुरू कहाँ से करें हम। एक तो ये इतना बड़ा भी तो है क्वेश्चन। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे साथ भी होता था, मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ। तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि भाई शुरू कहाँ, मैं लिटरली मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता था कि शुरू कहाँ से करें। भाई कोई शुरू तो करवा दो, फिर मैं बना लूंगा, एक बार शुरू करवा दो मैं बना लूंगा, ऐसा होता था। हाँ ये इजी है, ये इजी है आशीष, बट इसका जब आंसर लाओगे ना, आंसर लाने में आपको काफी टाइम लगेगा, इसके कैलकुलेशंस वगैरह करने होते हैं, ऐसे ही नहीं इजी है तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये इसको 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। कुछ भी करोगे तो आप घंटा 2 घंटा लग जाएगा ये सब सवाल, अभी आपको लगेगा पहली बार। तो देखो ये सवाल क्या कर रहा है, इसमें 4-5 आवर नहीं लेंगे, और भी सवाल हैं उसमें लगेगा। ठीक है, और लगाओ, वेस्ट करो 4-4 5-5 घंटे अगर आप इसमें दोगे तो मतलब सारे फॉर्मूले याद होते हैं भाई। न्यूमेरिकल्स ऐसे ही नहीं याद होते हैं, फॉर्मूले ऐसे नहीं याद होते हैं फिजिक्स के, मैंने बार बार आपको कहा है, किसी भी चैप्टर का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, फॉर्मूले तब याद होते हैं जब आप उसको प्रैक्टिस करके रखे होते हो। तो देखो इसका सिंपल सा है, एक स्टील का बार दे रखा था, हाँ ठीक है, एक स्टील का बार दे रखा था और एक कॉपर का बार दे रखा था। ठीक है, ये कॉपर है और ये स्टील है। ठीक है, आपसे जंक्शन का आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है, ये सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना भाई। यस सर।
ठीक है, तो बताओ HC वर्मा का ये सवाल इतना टफ हो सकता है क्या? कितना ही टफ होगा ये सवाल। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर वो हिम्मत आनी चाहिए कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ सवालों को। तो कॉपर का इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री पे मेंटेन करके रखा गया है और इस एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, इसका कुछ K1 दे रखा होगा, K1 अलग होगा, ऑब्वियस ही बात है, कॉपर है एक स्टील है तो दोनों की कंडक्टिविटी तो अलग होनी ही है, दोनों का कंडक्टिविटी अलग होगा, दोनों का एरिया वगैरह सब कुछ लेंथ अलग दे रखा है, कॉपर 75 है और ये 125 है। ठीक है, एरिया ऑफ डायमीटर दोनों का सेम दे रखा है ना, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऐसे करके आप क्या निकालोगे? आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर स्टील जंक्शन। जो कॉपर स्टील जंक्शन है इसका टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे भाई? बताओ, कोई प्रोसेस बता सकता है क्या निकालने का? बताओ, मैं लास्ट क्लास में बताओ शिवम। सर सबसे पहले जहाँ का वो जंक्शन का पूछा है उसे टी मान लेंगे। ठीक है, फिर सर क्या फिर करोगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे उसे। कौन सा फॉर्मूला शिव? बताओ शिवम सर कौन? ये के अपॉन में एक्स T2 - T1 ऐसे ही करके है वो फॉर्मूला। KA/X T1 - T0, ये स्टील के लिए निकालोगे, फिर कॉपर के लिए भी एक ऐसे ही कुछ करके निकालोगे क्या? यस सर। KA/X × T0 - T2 करके निकालोगे कॉपर के लिए। और स्टेडी स्टेट पे क्या होगा भाई? स्टेडी स्टेट पे क्या होता था? सर दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता है। स्टेडी स्टेट पे ΔQ1/ΔQ2 सेम हो जाता था, ΔQ/ΔT। हीट फ्लो रेट स्टील का बराबर हो जाता था हीट फ्लो रेट कॉपर का एट स्टेडी स्टेट। मैंने नहीं बताया क्या? एट स्टेडी यस स्टेट, सर बताया था। एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट से आप क्या समझते हो? आप रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या भाई आप लोग? बताओ, स्टेडी स्टेट का नाम कुछ पहली बार सुना सुना लग रहा है क्या? फर्स्ट टाइम स्टेडी स्टेट में नो बोल सर, रहा हूँ। सर आपने एक क्वेश्चन में भी ये वर्ड दिखाया था। ये वर्ड दिखा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में वर्ड दे रखा है। यस सर, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में। हाँ, क्या देवाशीष हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता था। हाँ यस यस, ये कांस्टेंट हो जाता है, तो कॉपर का हीट करंट स्टील का हीट करंट दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाता था। ठीक है भाई, हो जाएगा, एकदम बेसिक सा न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व्ड है यस एचसी सर हो वर्मा में। जाएगा। एचसी वर्मा में ये सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व सवाल है। ओके ठीक है, चलो सेम ये सवाल है भाई। देखो यहाँ पे अब इसने क्या कर दिया, इसने दो पैरेलल प्लेट लिख रहा है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा गया है। और इसका फिगर दे रखा है, फिगर मैंने नहीं दिखाया, तो एक्चुअली में दो पैरेलल प्लेट्स जो थे ना वो कुछ ऐसे कनेक्टेड थे, ऐसे और ऐसे कनेक्टेड थे। हीट यहाँ पे दिया जा रहा है ना, और यहाँ तक हीट पहुंचेगा। इस टेम्परेचर को अगर इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे 100 डिग्री मेंटेन कर रखा है और यहाँ पे 0 डिग्री मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट दे रहा है, क्या आपको ये पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है क्या? ये आपको पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है क्या? दो प्लेट्स पैरेलल हैं, लेकिन जो हीट फ्लो कर रहा है वो तो सीरीज वाला फ्लो कर रहा है ना, यस सर, सीरीज वाला फ्लो कर रहा है। सीरीज वाला यस फ्लो सर। कर रहा है। तो इसका जो हीट करंट आप निकालोगे उसको आप इसके बराबर कर देना। फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। देखो ये सवाल क्या कर रहा है, ए नंबर सवाल, देखो ए नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से देखो भाई सवाल को, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं करने जाऊंगा। द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, तो हीट फ्लो या तो आप ए के थ्रू निकाल लो या तो आप बी के थ्रू निकाल लो, दोनों को बराबर ही आना है एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में ΔQ/ΔT आप ए का निकाल लो या आप बी का निकाल लो या आप सी का निकाल लो, जिसका भी निकालना है, जहां कहीं भी निकालना है। यहाँ के बजाय यहाँ इस वहां का निकाल लेना, यहाँ का निकाल लेना, यहाँ का निकाल लेना, जहां का इच्छा करे वहां का निकाल लेना। स्टेडी स्टेट में सब बराबर होगा, थॉरोली बराबर होगा। तो सवाल भी देखो आपसे क्या पूछा है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। इस पूछ रहा है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक निकाल के मुझे दिखा दो भाई। तो किसी का मन है कि भाई मैं ए वाले से निकालूंगा, ए से निकाल लो। किसी का मन है मैं बी से निकालूंगा, बी से निकाल लो। दोनों से आंसर सेम ही आना है, या तो ए से निकालो या तो बी से निकालो। ΔQ/ΔT ऑफ ए ΔQ/ΔT ऑफ बी बराबर आएगा। ठीक है, बताओ भाई, हो जाएगा? यस सर। बी पार्ट कहाँ है भाई? टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, ये जो जंक्शन बनता है ना, ये कहाँ चला गया, हाँ, ये जो जंक्शन बनता है ना, इस जंक्शन का इंटरफेस का टेम्परेचर अगर आप T0 मानोगे तो इसका हीट करंट आप निकालोगे। इसका हीट करंट कैसे निकालोगे भाई? पहले का हीट करंट आप कैसे निकालोगे? KA
ए ऑफ ए डिवाइडेड बाई एल ऑफ ए इंटू 100, यहाँ का 100 था ना, 100 माइनस टी नॉट, ये पहले का हीट करंट है। इसी तरह से आप बी का निकालो, के बी ऑफ बी इंटू ये टी नॉट से टी जीरो जाएगा ना, तो टी नॉट माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ बी। अब हम दोनों को बराबर क्यों करेंगे भाई, स्टेडी स्टेट पे दोनों बराबर होता है, तो एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ऑफ ए, ओके, डेल्टा क्यू ऑफ डेल्टा टी ऑफ बी दोनों बराबर होंगे स्टेडी स्टेट में। आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा हुआ है ना, ये टी नॉट वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल। आपके पास जब इन दोनों इक्वेशंस को आप बराबर करोगे ना, तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा, दैट इज टी नॉट, ओनली वन वेरिएबल, बाकी सबका वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है, निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा निकाल लोगे भाई, बी नंबर निकल गया। सी नंबर क्या करा, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी निकाल लेना, मैंने आपको ये भी बता रखा है एनसीईआरटी का। अगर वो सवाल अगर आपने सॉल्व कर लिया होता ना, तो इस सबको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ एक सवाल एनसीईआरटी का सारा ये सब प्रैक्टिस। एनसीईआरटी वही होता है ना, एक सवाल एनसीईआरटी देता है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करवाता है। अगर एनसीईआरटी के अलावा अपने कोई भी एक बुक अगर आप लेके चल रहे हो साथ साथ ना, तो प्रैक्टिस अच्छी होती है। सर उन बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए बहुत, एचसी हाँ वर्मा वगैरह। या एचसी वर्मा या फिर एस एल अरोड़ा, जो भी आप लोग फॉलो करते हो, एस एल अरोड़ा या फिर प्रदीप, जो भी फॉलो कर रहा है, कोई तो एक बुक लेके चलो, मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एचसी वर्मा ही लेके चलो, लेकिन जितना एचसी वर्मा मैं सॉल्व करा देता हूँ क्लास में, कम से कम उतने भी करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका रहेगा कि हाँ न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व कर रहा है। हाँ अच्छा कोई या देवाशीष, एस एल अरोड़ा या प्रदीप, मैं बोला हूँ एस एल अरोड़ा ले लो या फिर प्रदीप ले लो, जिसका जो इच्छा है वो करो। बट सोचो कि ये एचसी वर्मा का कितना हल्का सवाल है, ऐसे 7 सवाल है ना, ऐसे 7 क्वेश्चंस लगातार हैं, 7 क्वेश्चंस लगातार हैं। वर्कआउट, ये सारे वर्कआउट है ना, वर्कआउट है, हाँ यस यस, ये सारे वर्कआउट हैं, सारे सॉल्व किए हुए हैं 8 सवाल। एनसीईआरटी पहले करने का कोई ये नहीं है, दोनों को साथ लेकर के चलो, पहले क्यों कर रहे हैं। आई मीन मेरे कहने का मतलब है कुछ भी एक सवाल बनाओ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपसे कि आप एचसी वर्मा बनाओ, बट अगर मैं आपको ये सवाल अगर मैं आपके सीट में डाल देता हूँ तो आप इस सवाल को कर नहीं सकते हो क्या। आपको मैं एचसी वर्मा बुक उठाने नहीं बोल रहा हूँ, सर कर लेंगे फिर। मैंने आपको एचसी वर्मा बुक उठाने नहीं बोला, मैंने बोला मैं अगर सीट में कुछ सवाल डाल देता हूँ, 6-7 सवाल मैं डाल देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देता हूँ, आप प्रैक्टिस तो करो, इसको आंसर तक लेकर के आओ। तो भाई ये जिद आप में होनी चाहिए ना ये जिद आप में होनी चाहिए ना भाई कि मुझे आंसर लेकर के आना है। मैं तो लेके आया करता था भाई, टाइम लगता है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर सवाल में आपको, इस सवाल को करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, करके देखना आप, 3-4 घंटा आपको लग जाएंगे इस सवाल में, करके देखना आप इसको करना, 3-4 घंटा जरूर लगेगा, लेकिन ये 3-4 घंटा आपको बहुत कुछ सर सिखाएगा। एग्जाम तो 2 घंटे के ही होते हैं। तो एक बार में 3-4 घंटा लगेगा, जब इसको दूसरी बार करोगे तो 2 घंटा लगेगा, जब तीसरी बार करोगे तो 1.5 घंटा पर अगर लगेगा, सर इस हम तरह से। एक बार करके गए तो फिर तो हम एक ही बार करा होगा इस क्वेश्चन को हाँ हमने, हाँ और 2 हाँ बार, तो फिर हाँ, तो पेपर एक में बार, तो हम इसी को करते रहेंगे। हाँ वही वही तो, इसलिए एक बार करके जो जाता है उसका रिजल्ट नहीं आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रिजल्ट उन्हीं बच्चों का आता है जो 20 बार 25 बार करके जाते हैं, ये फैक्ट है, या ये एक फैक्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई इस गलत फहमी में कि एक बार में मुझे समझ में आ जाएगा, वो गलत है, नहीं आता है समझ में। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन याद हो जाता है, उसी का देवाशीष, उसी का रिजल्ट आता है ना देवाशीष। अगर कोई नीट के एग्जाम में 180 सवाल रहते हैं ना, नीट में भी कितने होते हैं, आई थिंक 999, आई थिंक 540 होता है, 720 होता है, सॉरी 720 होता है, 720 मार्क्स के होते हैं, तो 720 में 720 भी लेकर के लोग आ जा रहे हैं भाई। तो ऐसे नहीं आते हैं ना, एक बार बना के जाओगे, पता चला इस 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटा में ये सवाल तो बन गया, लेकिन यही एक सवाल बना। नीट में तो 4 मार्क्स का आएगा और जेई में हाँ, भी 4 मार्क्स पे क्वेश्चन जो आएगा। भी है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि नीट में ये सवाल आ गया तो हाँ बड़ा खुश हुए भाई कि हाँ ये सवाल तो बना के आ गए, तो यही करते रहेंगे वो एक तो क्वेश्चन। लेकिन पता चला कि यही एक सवाल बना, बाकी सब छूट गया। तो हाँ पढ़ने का ये तरीका है, पहले सीखो पढ़ा कैसे जाता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई अगर इस गलतफहमी में कि एक बार में मुझसे हो जाना चाहिए, नहीं होता है। आप शुरुआत ही नहीं कर पाओगे, जब फर्स्ट टाइम अगर आपने एक बार बनाया ना, तो दोबारा भी आप उठाओगे ना, तो दोबारा आपको फिर नहीं समझ में आया कि भाई हम शुरू कहाँ से करें। मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ, इसको आप एक बार बना लो अभी जा करके, फिर 10 दिन बाद इसको उठाना ना, तो फिर आपको 10 दिन बाद नहीं समझ में आएगा कि भाई इस सवाल को मैं शुरू कहाँ से करूँ।
तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बता रहा हूँ कि भाई कंपटीशन ऐसे नहीं होगा ना आप। बिल्कुल, शुरुआत भाई मेरे साथ होता था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था कि शुरू कहाँ से करना है भाई। कोई एक बस कोई मैं वेट करता था कि सर एक पहला लाइन बता दो ना सर, आप बस सर शुरुआत बता दो सर, शुरुआत यहाँ से करना है, फिर देखो मैं फोड़ दूंगा सर। ये मेरे साथ होता था, मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था कि यार शुरू कहाँ से करूं मैं। तो अब ये सब चीजें समझ में आती हैं क्योंकि मैं इतनी बार बना चुका हूँ। तो शुरुआत में नहीं समझ में आता था, मुझे भी नहीं आता था सर भाई। आप तो कितनी बार प्रैक्टिस करा होगा? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना होता है। चलो आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। ये देखो फिर वही सवाल है, फिर वही सवाल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीष, मेरे साथ भी होता था आशीष, मैं अपना भी आपको बता रहा हूँ। बट वही है कि मैं प्रैक्टिस किया, इसको चैलेंज की तरह अगर अगर लोगे ना तो कर जाओगे कि हाँ भाई मतलब क्यों नहीं होगा मेरे से। तो थोड़ा सा चीजों को चैलेंजेस एक्सेप्ट किया करो, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। A room has a 4x4x10 concrete roof. कंक्रीट का रूफ दे रखा है ना। ये कंक्रीट रूफ को एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, ये कैसे, ये डायमेंशन क्या दे रखा है कंक्रीट का, कोई बता सकता है? इससे आप क्या समझते हो? 4x4x10 बताओ कोई, एनीवन? सर ये वो सर है एल क्या? इंटू बी इंटू एच होता है ना, तो या वही है। ये कंक्रीट रूफ जो है ना, वो छत का जो रूफ है ना, रूफ छत का जो रूफ है, आ, या क्यूब क्यूब बिल्कुल, उस रूफ की मोटाई जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है। वो 10 सेंटीमीटर मोटा होगा, उसकी मोटाई इतनी होगी 10 सेंटीमीटर। और और उसका चौड़ाई जो होगा ना, रूफ का जो चौड़ाई है वो 4x4 है, ठीक है, और उसकी मोटाई 10 है। तो ये मेरा रूफ है, ये मेरा छत है ना, छत, ये मेरा छत है। छत की कंडक्टिविटी दे रखी है। एट सम इंस्टेंट, किसी क्षण ऐसा देखा गया कि टेम्परेचर आउटसाइड 46 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है और अंदर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। किसी मोमेंट ऐसा हुआ होगा, कोई भी एक मोमेंट उठा लिया होगा, तो क्या हुआ होगा भाई, हीट का फ्लो हुआ होगा, अंदर से बाहर से अंदर हीट आ रहा होगा इस रूफ के थ्रू। ये बाहर है ना, ये आउटसाइड है, दिस इज आउटसाइड। और ये रूफ, ये मेरा घर है ना, ये मेरा घर होगा, यहाँ पे कहीं मेरा दरवाजा होगा एक, यहाँ में ये खिड़की होगा, कुछ ऐसा होगा, और ये मेरा घर है। और ये छत है ना, छत इतना मोटा छत है, इसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या पूछ रहा है भाई, बताओ। नेग्लेक्टिंग कन्वेक्शन अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड, डेल क्यू बाई डेल टी निकालने पूछ रहा है। बताओ क्या रखा है इस सवाल में भाई, बताओ मुझे। अगर पहले के 2-3 सवाल पे आपने 2-2 4-4 घंटे दे दिए हैं, तो इस सवाल पे आप 1 घंटे में आप इसको कर ले जा सकते हो, 1 घंटे में इसका आंसर ले आओगे। बताओ इस सवाल में क्या है, एचसी वर्मा का सवाल क्या है। इस सवाल में रूफ की मोटाई दे रखी है ना, इतने मोटे से इसको हीट को पास होना है, अंदर का बाहर का हीट अंदर आ रहा होगा, उसकी मोटाई दे रखी है, उसका के दे रखा है, उसका लेंथ और इसका ये पूरा एरिया दे रखा है ना, ये एरिया दे रखा है। एरिया कितना है, 4x4। तो आपको क्या चाहिए भाई, dq बाई dt के लिए आपको क्या चाहिए होता है, के चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, चेंज इन डिफरेंस टेम्परेचर चाहिए होता है। 46 माइनस 32 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बताओ ये आंसर आ गया। इतना टफ था क्या? बताओ हो जाएगा, कर लोगे? यस सर। चलो अगला सवाल बी पे आते हैं। बी 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 में क्या बोला गया, इस कंक्रीट पे ना एक 7.5 सेंटीमीटर का थिकनेस का ईंटा रख दिया गया है। इस ये जो रूफ था, छत पे ले जाकर के एक और ईंट रख दिया गया है, ये वाला ईंट, जिसकी मोटाई है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ का हीट फ्लो बताओ भाई मुझे, यहाँ से जो अंदर आ रहा होगा इसका बताओ। कर लोगे ये वाला क्या, या बताऊं? ये दोनों आपको कुछ यस सीरीज, सर कर लेंगे ये सर, दोनों आपको के की जगह पे बस दूसरी वैल्यू रखना पड़ेगा ना। के की जगह पे, ये दोनों सीरीज में आपको दिख रहा है क्या? यस सर। ये 7.5 और ये 10, इसकी K1 मान लो, इसकी K2 मान लो, इसका A1 A2 तो खैर बराबर हो रहा है, तो इसका पहले आप R1 निकालोगे। R1 बराबर, यहाँ का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का 32 डिग्री सेल्सियस है। 46 डिग्री सेल्सियस 32। R1 आप कैसे निकालोगे भाई, x, x कितना है, 7.5 है ना, दिस इज योर x, ये x1 है और ये x2 है। R1 की वैल्यू आ जाएगी x1 बाई K1 A1
R2 की, इसका रेजिस्टेंस कुछ आएगा R2 का, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा Rx2 बाई K2A2। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या करते थे, जब दो सीरीज रेजिस्टेंस में होते थे तो आप क्या करते थे भाई, दोनों के बदले आप एक सिंगल रेजिस्टेंस आप बना देते थे, और सिंगल रेजिस्टेंस जो होता था उसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कुछ होता था R1 प्लस R2। वो अभी अब ये बॉडी एक सिंगल हो गया, जिसका ये एंड जो है वो 46 पे है और ये एंड 32 पे है। इसका इक्विवेलेंट, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R इक्विवेलेंट। तो इसके थ्रू अगर मैं डेल क्यू बाई डेल टी अगर आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा 46 माइनस 32 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। दिस इज द आंसर। बताओ कितना टफ सवाल था भाई ये HC वर्मा का, कितना टफ सवाल है बताओ। सिंपल है या नहीं है भाई? ये एनसीईआरटी Yes, का sir. जो एक सर सवाल अगर सिंपल है। आपने किया होता है, एनसीईआरटी का एक सिंपल सा सवाल अगर आपने किया होता तो ये सारा सवाल आप कर जाते, लेकिन इस सवाल को आंसर तक लाने में आपको घंटे 2 घंटे लगेंगे। जब इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर लेकर के आओगे ना तो 1-2 घंटा तो लगता है, अभी तो आपको लगेगा। तो डिसाइड कर लो टाइम देना है या नहीं देना है। टाइम देना है तो अच्छा कर जाओगे भाई लाइफ में, टाइम दे दो यार, अभी अभी टाइम है आपके पास। ये दूसरे का सोल्यूशन है ना, ये बी नंबर था। बी नंबर में जो जो इसके ऊपर क्या किया गया, ये रूफ था ना, रूफ के ऊपर ब्रिक रख दिया गया है, ब्रिक ईंटा रख दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर का। हो जाएगा? चलो यस सर। फिर देखो, फिर यही एक और सवाल है, वो HC वर्मा का ही सवाल है, सेम सवाल है। इसमें क्या किया गया, जो ईंट, जो ये जो दीवार है ना, इस दीवार को 3 टुकड़े में बांटा गया था। इस दीवार को सबसे पहले दीवार के इस तरफ मैंने लकड़ी ठोक रखा है, एक लकड़ी, एक ईंटा का, एक लकड़ी का कुछ मोटाई का लकड़ी मैंने इस पे ठोका हुआ है। लकड़ी के बाद आपको सीमेंट दिख रहा होगा, सीमेंट के बाद आपको ईंट दिखेगा, और ईंट के बाद सराउंडिंग है। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। तो अगेन आपका काम क्या है, ये वुड है, मैंने चारों चारों तरफ जो मेरा ये रूम था ना, इस रूम के चारों दीवार पे मैंने लकड़ी ठोक दिया, सब पे वुड। लकड़ी के बाद आपको ये सीमेंट दिख रहा होगा, तो जो यहाँ अंदर 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 अगर आपने हीटर जला रखा है तो हीटर का हीट पहले लकड़ी में जाएगा, लकड़ी से एक छोटा सा सीमेंट का भी एक लेयर होता है, सीमेंट के लेयर में जाएगा, सीमेंट के लेयर के बाद आपको ईंट दिखेगा, ब्रिक, तो उसके बाद ये ब्रिक में जाएगा। इसका वुड का जो लेंथ दे रखा होगा आपको x1 दे रखा होगा, सीमेंट का x2 दे रखा होगा, ब्रिक का x3 दे रखा होगा। वुड की कंडक्टिविटी K1 होगी, सीमेंट की K2 होगी और ब्रिक का K3 होगा। वुड का रेजिस्टेंस आप निकाल लेना, R1 बराबर x1 बाई K1A1। सीमेंट का रेजिस्टेंस आप निकाल लेना, R2 बराबर x2 बाई K2A2। ब्रिक का रेजिस्टेंस आप निकाल लेना, R3 बराबर x3 बाई K3A3। अब इन तीनों को हटा देना, तीनों को हटा करके एक नया आप सिंगल आप एक कोई मटेरियल आप तैयार कर लो जिसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे पास करने वाला अगर टेम्परेचर ये T1 पे रखा हुआ है, ये T2 पे रखा हुआ है, तो इससे पास करने वाला हीट पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। यही आपसे पूछा गया है, निकल जाएगा भाई। बताओ बताओ कोई डाउट है इसमें तो, एनीवन? सन्नी, प्रिंस, निर्भय, बताओ क्या कैसा, गुलशन, नीलिमा, तान्या, सबका, प्राची, देवाशीष, Yes, sir. बताओ। अब इसमें कुछ भी डाउट है तो क्या ये सब करना है, सब ये सब काम आपका काम है, आपको बैठ करके ये सब HC वर्मा बैठ करके आपको जो सवाल है ये सब HC वर्मा मैं आपको सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम मैं जो सवाल दे रहा हूँ मैं आंसर के साथ आपको सवाल दूंगा, आप आंसर लेकर के आओ। मैं आंसर भी इसके दे रहा हूँ, आप लेके आओ आंसर। अब यही सवाल मैं DPP में डाल दूंगा या फिर कहीं डालूंगा तो भी आप वो करोगे, लेकिन मैं अपने ही सीट में मैं डाल देता हूँ। मैं उस सब चीजों को मैं अभी मैं देखता नहीं हूँ कि भाई कहाँ DPP में क्या है, उस समय बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे जो सवाल सिमिलर लग रहा होता है, जो हल्का लग रहा होता है, मैं ले आता हूँ आपके लिए। बिल्कुल सिमिलर सवाल है भाई, मतलब क्या ही करना है इस सवाल में, क्या ही करोगे आप इस सवाल में। ठीक है, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि भाई हमको मुझसे प्रैक्टिस तो करना ही है। चाहे आप ऐसे लड़ोरा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लड़ोरा में अगर ऐसे सवाल मिल रहे हैं तो बनाओ, और अगर मैं आपको ढूंढ के दे रहा हूँ तो मैं सेम पैटर्न पे आपको ढूंढ के देता हूँ, तो मेरा वाला करोगे तो आप बेनिफिट, आपको टाइम कम बचेगा। आप इस सवाल को लेके बैठो ना भाई, ये सवाल बनाने में कम से कम आपको 4 घंटे तो लगेंगे। तो सर देख लो सही कौन सी, एसएल अरोड़ा या HC वर्मा?
ज्यादा। देखो HC वर्मा टफ है, HC वर्मा बहुत टफ है, HC वर्मा आपसे नहीं बनेगा। इजी कौन सी है? इजी SL अरोड़ा बन जाएगा, SL अरोड़ा आप बना सकते हो, बट HC वर्मा आपसे नहीं बनेगा फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी थोड़ा आपका वो लेवल नहीं है। बट HC वर्मा में जो सिमिलर क्वेश्चन है मैं वो हल्के हल्के जो भी होते हैं मैं उसको उठा के ले आता हूँ, सबसे हल्के वाला मैं उठा के लाता हूँ। देवाशीष तो ठीक है ना, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा देवाशीष, 2 पार्ट है 4 पार्ट है डजंट मैटर, प्रैक्टिस तो आपको कहीं ना कहीं से तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब 2 पार्ट है 4 पार्ट है, ये सब बात कहने के लिए होती है, कहीं से उठाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना। रिजल्ट अदरवाइज कुछ भी फॉर्मूले नहीं याद होंगे यार, फॉर्मूले नहीं याद होंगे। अभी मैं शिवम ये फॉर्मूला सही से बता नहीं पाया, के होता है नीचे में ए होता है कर रहा है शिवम, क्योंकि शिवम ने प्रैक्टिस नहीं की। अगर शिवम प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ये सबको तो देखना आपका फ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स बनाने क्यों जरूरी हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ आज के लेक्चर पे आते हैं। आ जाओ। हाँ वही है, आ जाओ। तो मैं क्या बता, लास्ट क्लास में हम रेडिएशन पे आ गए थे ना, तो रेडिएशन पे मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ठीक है, रेडिएशन का दूसरा मीनिंग क्या था भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी आपकी 3 दिन की छुट्टी है, तो 3 दिन में आप क्या करोगे, कम से कम ये सब सवाल बनाओ, मैं आपको डाल दे रहा हूँ हल्के हल्के जो भी सवाल है मैं HC वर्मा के डाल देता हूँ, आप आंसर लेकर के आओ। आप बुक मत पलटो HC वर्मा, आप इनके आंसर लेकर के आओ, एकदम चैलेंजिंग की तरह इसको लेकर के बनाओ आप लोग। अभी 3 दिन आपकी छुट्टी है भाई, बहुत अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस आता है भाई इन चीजों से। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको बताया था ना, रेडिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। बताओ मतलब कि HC वर्मा इतना इजी वे में आप बना ले रहे हो, क्या कॉन्फिडेंस नहीं आया क्या, जो बुक इतना मतलब इतना बेहतरीन बुक जो माना जाता है, उस बुक को आप इतना इजी वे में बना रहे हो भाई, तो आप बनाओ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस सवाल को सॉल्व, तो 7 सवाल, ये 7 सवाल को सॉल्व करने में मुझे मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करने जाऊंगा तो 2 लेक्चर इसी में चल जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा क्या। आधे घंटे हो गए, आधे घंटे से मैं यही 7 न्यूमेरिकल्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया। अभी भी अगर आप घर पे नहीं बनाओगे तो फिर अब एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, या फिर अब क्या बचा है इन 7 न्यूमेरिकल्स में, क्या बचा है बताने को भाई। आप चाहते हो कि मैं वैल्यू पुट करके आंसर लेकर के आऊं। हाँ बिल्कुल देवाशीष, करो करो देवाशीष करो, जितने लोग कर सकते हो करो। 7 सवाल आप ये जो मैं डाल रहा हूँ 7 सवाल, इसके आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप चैलेंज, आप प्रूफ करके दिखाओ इसके आंसर। आंसर सही है, HC वर्मा का आंसर गलत नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप गलती करोगे। HC वर्मा सर के आंसर्स गलत नहीं है तो आप गलती करोगे, तो आप उसको फिर से सुधारो। मैं मतलब करता रहता था ये सब मजा आता था, जब आंसर आता तो बड़ी खुशी होती है, अरे वाह मतलब आ गया आंसर भाई। तो आज रेडिएशन पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैंने आपको बताया था कि सन से जो एनर्जी आ रही होती है वो अर्थ पे जब पहुंचता है तो सन का एनर्जी लाइट के फॉर्म में होता है और हीट के फॉर्म में होता है। सन और अर्थ के बीच में दूरी कितनी, बहुत ज्यादा माइल्स, मतलब लाइक मिलियंस ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे सन है अर्थ से। तो और इन दोनों के बीच में बहुत जगह पे आपको वैक्यूम भी देखने को मिलता है ना, एम्प्टी स्पेस मिलता है, बहुत जगह आपको क्या मिलता है, एम्प्टी स्पेस मिलता है। ठीक है, तो ये एम्प्टी स्पेस के बीच में भी अगर कोई लाइट हम तक पहुंच रहा है, कोई हीट हम तक पहुंच रहा होता है, तो कारण कंडक्शन और कन्वेक्शन तो उसका कंडक्शन और कन्वेक्शन तो उसका कारण नहीं हो सकता है। अगर लाइट एम्प्टी स्पेस में आ रहा है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन तो इसका कारण नहीं हो सकता है ना। कंडक्शन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, कन्वेक्शन के लिए भी मीडियम की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर सूर्य का एनर्जी हम तक पहुंच रहा है तो हमने उसको क्या नाम दिया, रेडिएशन का नाम दिया। और रेडिएशन कैसे होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं, बट बेसिक आप जान लो, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बने होते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का ये बना होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है। ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बना होता है, और वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और इन दोनों को प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है।
बताओ भाई, क्लियर है? मुझे बस इतना ही जानना है फिलहाल, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम आगे जाके सब कुछ पढ़ेंगे। रेडिएशन के लिए जब भी मैं रेडिएशन वर्ड यूज करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर वेव्स उसमें वो मीडियम वेव की नीड नहीं होती ट्रेवल करने के लिए नहीं रेडिएशन? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के बने होते हैं, और ये फील्ड्स के बारे में हम आगे देखेंगे कैसे ये दोनों मूव कर रहे होते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, बिना मीडियम के भी ये प्रोपेगेट करते रहते हैं। ठीक है, ओके सर। लाइट भी क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और लाइट भी जो होता है ना, लाइट में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। लाइट जो आ रहा होता है हमारे पास कहीं भी, अगर ये ट्यूब एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये बल्ब एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो ये लाइट का फॉर्म है। लाइट अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है। तो इसके लिए इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मीडियम है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, डजेंट मैटर। लाइट भी विदाउट मीडियम ट्रेवल करती है ना? बिल्कुल। लाइट सन भी। सूर्य से हमें सिर्फ हीट थोड़े ना मिल रहा है, सूर्य से हमें लाइट भी तो मिल रहा है। यस सर। सन से हमें हीट एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी भी मिल रहा होता है, और दोनों वैक्यूम में ट्रेवल करके आ रहा होता है, क्योंकि सन के और अर्थ के बीच में बहुत जगह खाली होता है, वैकेंट, पूरी तरह से एम्प्टी स्पेस। सन हमें लाइट भी देता है, सन हमें हीट भी देता है। दोनों एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दैट इज, दोनों जो एनर्जी का फॉर्म है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में वो आ रहा होता है। ठीक है, ये रेडिएशन का एक, इसको समझाने के लिए अब कुछ और पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे प्रीवोस्ट ने कुछ थ्योरी दिया था, प्रीवोस्ट का कुछ थ्योरी है, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या बोला था कि ऑल बॉडीज रेडिएट टेम्परेचर एट ऑल बॉडीज। इन्होंने बोला कि भाई सूर्य के पास ये एकाधिकार क्यों है, आखिर सूर्य सर अच्छा ये बता दिया। ये बताया प्रीवोस्ट, मैंने बताया हुआ है? यस ओके सर। ओके, ठीक है ठीक है। तो प्रीवोस्ट का पहला थ्योरी ये था कि भाई सारा बॉडी सारे टेम्परेचर पे एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, प्रीवोस्ट ने सबसे पहला पॉइंट ये कहा कि सारा दुनिया का सारा ऑब्जेक्ट, मैं ये टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, सब कुछ, ग्लास, हर चीज अपना एनर्जी रेडिएट करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब सवाल ये कि अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो रेडिएट करते 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 इसको तो आइस बन जाना चाहिए था, और नीचे चले जाना चाहिए था। ठीक है, तो होता क्या है कि प्रीवोस्ट ने फिर अपने इस थ्योरी को और स्ट्रांग बनाने के लिए उसने ये भी कहा कि अगर मैं एनर्जी रेडिएट करूंगा तो एट द सेम टाइम जो सराउंडिंग वाला जो एनर्जी रेडिएट हो रहा था, लाइक ये ईंट, ये दीवार जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इसका वाला मैं लूंगा भी, मैं रेडिएट भी करूंगा और मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करूंगा। ये प्रीवोस्ट ने बताया था, और इसका एनर्जी सब कुछ फिट बैठता है, ऐसा नहीं कि फिट नहीं बैठता है। थ्योरी इसका, आप इसका तोड़ नहीं निकाल सकते हो, आप इसमें कुछ नुक्स नहीं निकाल सकते हो, ये वैलिड थ्योरी है। तो इस थ्योरी में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीवोस्ट ने ये बोला था कि द रेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेट ऑफ रेडिएशन, द रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आगे हमारा फॉर्मूला इसी से बनता है। द रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ये किस पे डिपेंड करेगा, मतलब सूर्य का एनर्जी हम तक कैसे पहुंच गया, और मतलब मैं एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं तो मैं कम क्यों कर रहा हूँ, सूर्य ज्यादा क्यों कर रहा होता है। तो इस पे इसने बताया था कि द रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस। जो एमिटिंग सरफेस है ना, उसका नेचर कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले इसने ये बोला, इट्स एरिया, बोला कि जो बॉडी रेडिएट कर रहा है, अगर सन रेडिएट कर रहा है तो सन के एरिया पे भी डिपेंड करेगा। सन का एरिया ज्यादा होगा तो सन ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, मेरा एरिया कम है तो मैं एनर्जी कम रेडिएट करूंगा। इट्स एरिया एंड इट्स टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, थर्मल रेडिएशन उसका ज्यादा होगा। सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो सन इसलिए थर्मल रेडिएशन बहुत ज्यादा करता है, इसलिए उतनी दूर होने के बाद भी वो अपना एनर्जी हम तक पहुंचा दे रहा है। ठीक है, इट्स टेम्परेचर, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब इस फॉर्मूले को आधार बना करके स्टीफेंस एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। ऑल बॉडीज एमिट रेडिएशन, ऑल बॉडीज एमिट थर्मल रेडिएशन। सर डिस्टेंस से रेडिएशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का तो इसने कुछ जिक्र नहीं किया। लाइक इसने बोला कि ये रेट की बात कर रहा है, ये थर्मल रेडिएशन की बात नहीं कर रहा है। रेट कहाँ जल्दी पहुंचेगा उसका बात कर रहा है, मतलब कितनी तेजी से वो रेडिएट करेगा। कोई बॉडी अगर है, मैं अगर हूं तो मैं कितनी तेजी से मैं रेडिएट करूंगा। सन का एनर्जी मेरे तक पहुंच रहा है, ये दूसरा फैक्टर, ये इंटेंसिटी होता है, ये बेसिकली इंटेंसिटी होता है, कितनी देर में मेरे पास पहुंचा। लेकिन सन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो किस पेस से करेगा, उसका स्पीड क्या होगा, वो इसकी बात कर रहा है। सन जो ट्रेवल कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है। सन का एनर्जी अर्थ तक आया तो कितना दूर ट्रेवल किया, इसकी बात
प्रीवोस्ट ने नहीं की थी। प्रीवोस्ट ने बोला कि कौन ज्यादा करेगा और कौन कम करेगा, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये बताना चाह रहा है प्रीवोस्ट। ठीक है, प्रीवोस्ट का डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। सन का एनर्जी अर्थ तक कितने देर में पहुंच रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, ये नहीं बात कर रहा है। उसने बोला कि सन एनर्जी रेडिएट करेगा तो कैसे करेगा, ये बता रहा है वो, उसका रेट क्या होगा। तो उसका रेट डिपेंड करेगा सन के एरिया पे, या फिर कोई भी, या फिर मेरे एरिया पे डिपेंड करेगा। मैं अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट, रेडिएशन ऐसा होता है, स्लो रेडिएशन, स्लो रेडिएशन, स्लो रेडिएशन नहीं होता है। रेडिएशन तो ऑलमोस्ट सभी स्पीड, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड ऑफ लाइट ही होता है। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट को ही फॉलो करते हैं। तो मैं जो एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं स्पीड के लाइट से एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ। मैं जो ऑब्जॉर्ब कर रहा हूँ वो भी स्पीड के लाइट से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता हूँ। ऐसा कुछ था इसका भी। ठीक है, और इसका बेसिक इसका ये था कि कोई ऑब्जेक्ट लाइक सन है, या फिर मैं हूं, या फिर आपने किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रखा है, हाँ फास्ट होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका बेसिक ये था, ये जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है आपको कि रेट, जो कोई बॉडी अगर एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसका रेट क्या होगा, ये बता रहा है। कोई बॉडी एनर्जी एमिट करने के बाद वो कितनी दूर तक कहाँ जा रहा है, ये उसको नहीं बता रहा है। कोई बॉडी अपने अंदर का एनर्जी को कितनी आसानी से रेडिएट करेगा, उस पे इसने बताया कि उसका सरफेस पे डिपेंड करेगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। इसी ने सबसे पहले प्रीवोस्ट ने बताया था कि नेचर जो होगा ना उस पर भी डिपेंड करेगा। आपने वो नेचर, वो जो बॉडी है उस बॉडी को आपने कौन सा कलर दे रखा है, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस। ठीक है, तो सन जो होता है ना वो ऑलमोस्ट एक ब्लैक बॉडी की तरह हम ट्रीट करते हैं। सन बहुत अच्छा रेडिएटर होता है, जो जितना अच्छा ब्लैक बॉडी होगा वो उतना अच्छा रेडिएटर होता है। वो उतनी अच्छी इजीली वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी उतनी अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या था, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस। तो सन का जो सरफेस होता है ना वो ऑलमोस्ट एक ब्लैक बॉडी की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। 100% ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है, बहुत ही आइडियल कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी हाँ चलो कुछ अचीव कर सकते हैं। दूसरा, उसका एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो आपको पता है कि सन बहुत बड़ा है, अर्थ से तो बहुत बड़ा है ना, अर्थ की तुलना में तो सन बहुत बहुत बहुत, उसका एरिया, सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, तो एरिया पे डिपेंड करेगा। और तीसरा इसने बोला टेम्परेचर, तो सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 6000 डिग्री सेल्सियस है ना, 6000 के आसपास होता है, 6130 डिग्री सेल्सियस, केल्विन, केल्विन डिग्री सेल्सियस केल्विन का होता है टेम्परेचर। तो प्रीवोस्ट ने बोला जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा रेडिएट करेगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा रेडिएट करेगा, जिसका नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो उसने बोला कि अगर नेचर, उसका एमिटिंग करने वाला सरफेस का नेचर अगर बढ़िया होगा तो अच्छे से रेडिएट करेगा। किसी को सिल्वर बना देना, सिल्वर बना दोगे तो वो पता चला वो रेडिएट ही नहीं कर रहा है, सिल्वर बॉडी। एक मिनट रुकना। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचा मैं? हाँ, मैं प्रीवोस्ट के थ्योरी तक पहुंचा। हाँ, अब इससे आगे बढ़ते हैं ना, चलो प्रीवोस्ट से आगे बढ़ते हैं, वरना इसी में अटके रह जाएंगे। इसको समझाने में बहुत टाइम लगता है, 15-20 मिनट लग जाएगा इसी में। थोड़ा इतना हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्रीवोस्ट ने बोला कि एमिटिंग सरफेस का नेचर इट्स एरिया और इट्स टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका यूज किया स्टीफेंस ने इसका यूज किया। तो स्टीफेंस ने क्या किया, स्टीफेंस ने बोला, देखो स्टीफेंस इसी का यूज किया था, द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला एनर्जी। द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, ठीक है ना, द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन emitting by a black body, emitting per unit area, per unit area, per unit time, per unit area नहीं, per unit time, emitting per unit time of a black body from a black body होगा, from a black body, from a black body of surface area A, of surface area A at temperature T, जो ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T पे रखा हुआ है ना, सन का कोई एक टेम्परेचर है ना, सन का कोई एक टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे सन रखा हुआ है, तो मैंने माना कि कोई एक ब्लैक बॉडी किसी टेम्परेचर A पे रखा हुआ है एट टेम्परेचर T, ठीक है, इज गिवन बाई तो ये रेट है ना, दिस इज रेट,
द एनर्जी ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन, द रेट ऑफ एनर्जी होगा, यहाँ रेट में भूल गया हूँ, यहाँ पे रेट होगा, द रेट ऑफ एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन का जो रेट होगा, रेट, दिस इज द रेट dq by dt इज इक्वल टू सिग्मा a t का पावर 4, फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है ना। दिस इज सर ये आपने क्या लिखा? टेम्परेचर T इज के बाद टेम्परेचर T इज गिवन बाई इससे दिया जाता है, मतलब कि स्टीफंस का ये लॉ था, ओके सर। गिवन बाई, तो ये स्टीफंस नहीं दिया। सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, यही सब सवाल उठेगा। अब क्या उठेगा? यही उठेगा जहां पे सिग्मा जो होता था ना, ये कांस्टेंट होता था, ये जो होता ना, ये कांस्टेंट है, ये स्टीफंस कांस्टेंट है। इसको याद रखना, देखो बहुत आसान है, स्टीफंस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 5, 6, 7, 10 -8। कितना आसान है, 5, 6, 7 और ये 8। इसका यूनिट आप लिख सकते हो, यूनिट जो भी होगा आप लिख लेना। ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन का पावर में 4 आया। चलो अब इस पे बात करते हैं, आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, इस पे बात करते हैं, फॉर्मूला कहां से आया। तो प्रीवोस्ट ने पहले ये तो बताया कि जो रेट ऑफ एनर्जी थर्मल रेडिएशन का जो रेट, मैं रेट की बात कर रहा हूँ ना, मैं रेट की बात कर रहा हूँ। सन अगर जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसका रेट क्या है, कितनी तेजी से वो रेडिएट कर रहा है, मैं, आप, ये बॉडी, ये बाकी सब हमारे सराउंडिंग का जो मैटर है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो किस स्पीड से कर रहा है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रीवोस्ट ने बताया था कि एरिया से डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और सरफेस पर डिपेंड करेगा। सरफेस की मैं बात अभी करूंगा, अभी मैं करूंगा ना सरफेस की बात। अभी मैंने ब्लैक बॉडी ले लिया है, अभी मैं सरफेस की बात करूंगा, वेट करो। तो प्रीवोस्ट ने बोला कि एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन प्रीवोस्ट ने ये नहीं बताया था कि टेम्परेचर के चौथे पावर पे डिपेंड करेगा। ये प्रीवोस्ट ने नहीं बताया था। प्रीवोस्ट ने बताया था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन टेम्परेचर के किस पावर से करेगा ये प्रीवोस्ट ने नहीं बताया था। स्टीफंस ने इसको निकाला था, और ये एक्सपेरिमेंटली निकाला था ना स्टीफंस ने। तो अगेन आप मुझसे ये मत पूछना कि सर इसको आप डिराइव करके दिखाओ, एक्सपेरिमेंटली ये डिराइव्ड है बाय स्टीफंस ने इसको एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था। ठीक है, यहां तक समझ में आया भाई? स्टीफन ने इसको एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था। यस सर, आ गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बोल्ट्जमैन की एंट्री होती है। बोल्ट्जमैन, ये एक्सपेरिमेंटल कैसे इसको डिराइव किया गया था भाई। सपोज करो कि आपने जो अभी भी dq by dt अभी आपने निकाला है ना, dq by dt का जो फॉर्मूला लिखा था हीट करंट का, उसको आपने कुछ ऐसा लिखा होगा, T1 - T2 by L, ये लिखा था ना। ये फॉर्मूला कोई थियोरेटिकल डेरिवेशन आया था क्या? मैंने थ्योरी में प्रूफ किया था क्या इसको? हाँ, नहीं देवाशीष, उन्होंने नहीं बताया था देवाशीष, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए, उन्होंने नहीं बताया था। मैं बताता हूँ किसने बताया था। तो हाँ, मैं कहाँ पे था, मैं इस पे था, आ जाओ इस सर पे कोई पहले बात। थ्योरी बताता है, कोई मैथमेटिकली प्रूव करता है। यस वही मैं बता रहा हूँ। तो इसको मैंने थियोरेटिकली प्रूफ किया था क्या? नहीं किया था ना, मैंने इसको आपको एक्सपेरिमेंटली बताया था। जो मम्मी जाती है छत पे बाल्टी में कपड़ा लेके, उसको फैला देती हैं तो जल्दी सूख जाता है। गर्मी के दिन में जल्दी सूखता था, ठंड के दिन में कम सूखता था, और लेंथ में ज्यादा रखता था तो हीट फ्लो टाइम लगा लेता था। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल था, एक्सपेरिमेंटल डेटा था। इसका मैंने थियोरेटिकल प्रूफ आपको नहीं दिया था, क्योंकि नो इसका सर। थियोरेटिकल प्रूफ है ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली ही प्रूफ था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये स्टीफेंस का एक्सपेरिमेंट था। जब बाद में बोल्ट्जमैन आते हैं, इनके बाद क्या कौन आता है? बोल्ट्जमैन। ठीक है, देवाशीष बोल्ट्जमैन की बात कर रहा था क्या देवाशीष? इसके बाद बोल्ट्जमैन की एंट्री होती है। बोल्ट्जमैन ने ना इसको, ओके देवाशीष ठीक है, तो बोल्ट्जमैन ने ना इस थ्योरी को, जो एक्सपेरिमेंटल, स्टीफेंस ने जिसको एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था, बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली डिराइव कर दिया था, थियोरेटिकली डिराइव कर दिया था। किसने किया था? बोल्ट्जमैन ने किया था। तो हमें ये भी नहीं पढ़ना है ना, हमें ये भी नहीं पढ़ना है कि भाई सर अब मुझे बोल्ट्जमैन वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो। हाँ मैं समझ गया देवाशीष, मैं, मुझे टाइम लगा थोड़ा सा समझने में, बट मैं समझ गया था। तो स्टीफेंस ने जो ये फॉर्मूला लाया, ये एक्सपेरिमेंट से लाया था, पूरा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, कि भाई उन्होंने देखा कि जो रेट, जो थर्मल रेडिएशन का जो रेट होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। जिसका जितना ज्यादा एरिया होगा वो उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो रेडिएट करेगा। लाइक सन इतना दूर होने के बाद भी हम तक रेडिएशन उसका पहुंच रहा है, सन के इतना दूर होने के बाद भी हम तक रेडिएशन पहुंच रहा होता है, क्योंकि उसका बहुत फास्टर रेट होता है, बहुत ज्यादा रेडिएट करता है, सब कुछ उसका ज्यादा होता है, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज्यादा है। सन पृथ्वी से बहुत बड़ा है। अगेन टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे होता है ना। ये सोचो कि ये कितना 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 ह्यूज टास्क था, ये कितना बड़ा टास्क है एक्सपेरिमेंट्स करते रहना।
पहले उस बंदे को दिखा होगा कि भाई ये तो 273 केल्विन से राइज कर रहा है, जो रेट ऑफ एनर्जी थर्मल रेडिएशन था 273 से कर रहा था, तो 273 पे उसका मैच नहीं किया भाई, 270 टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं आ रहा है। तो फिर वो कुछ किया होगा कि भाई चलो 273 का स्क्वायर करके देखते हैं, शायद यहाँ से कुछ मैच करेगा। तो देखा कि भाई इसके स्क्वायर से भी मैच नहीं कर रहा था। सन का टेम्परेचर अगर समथिंग 6130 है, तो 6130 केल्विन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे वो नहीं एमिट कर रहा है ना रेडिएशन, वो 6130 का 4th पावर पे अपना रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। तो सोचो स्टीफेंस क्या क्या करता होगा उस समय बैठे बैठे। पहले टी पे निकाला होगा, फिर टी स्क्वायर पे मैच करके देखता होगा कि नहीं यार मैच तो नहीं कर रहा है रेडिएशन। फिर कहा कि अच्छा चलो आ जाओ, एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था ना वो, तो इसमें फिर करते करते सोचा चलो टी क्यूब के पर करते करते अच्छा थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा होगा, उसका लगा कि हाँ भाई टी क्यूब पे ना थोड़ा सा मैच कर रहा है। तो फिर उस बंदे ने क्या कि अच्छा आ जाओ एक बार T4 करके देख लेते हैं। तो देखा कि जो सारा जो फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है, वो टी के पावर 4 पे अच्छा खासा बैठ रहा था, ठीक ठाक बैठता था। अरे हाँ भाई चलो ठीक ठाक बैठ रहा, तो टी का पावर 4 अनाउंस कर देते हैं, वो अपना पेपर पब्लिश कर दिया होगा, मैंने भाई खोज दिया। बट ये सब एक्सपेरिमेंटल था। फिर बोल्ट्जमैन की एंट्री होती है। बोल्ट्जमैन जब आते हैं तो बोल्ट्जमैन जो है ना वो थियोरेटिकली इसको डिराइव करते हैं, और थियोरेटिकली हमें पढ़ना नहीं है तो इसलिए प्लीज वो मत बोलना इसे थियोरेटिकली डिराइव कर दो। चलो समझ में आया भाई यहाँ तक स्टीफेंस का लॉ कहाँ से आया कैसे आया। ठीक है, इसको कंबाइंड इसको कंबाइंड स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, कंबाइंड। ठीक है, ये कंबाइंड स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है, दोनों के नाम पे इसको दिया गया स्टीफेंस बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन लॉ, ये दोनों के नाम पे है ना, दोनों ने दिया, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो हाँ भाई ठीक है तुम दोनों ही रख लो इसको, तो दोनों को रख दिया गया था इस पे। चलो ठीक है यहाँ तक पहुंचे, क्लियर है भाई यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे हुए कहाँ से है ना शिवम। चलो और ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए है ना, ठीक है देवाशीष, ये सिर्फ मैंने अभी ब्लैक बॉडी की बात की है, अभी मैंने नॉर्मल बॉडी की बात नहीं की है। ठीक है, तो जो ब्लैक बॉडी होता है वो परफेक्ट रेडिएटर होता है, वो जो रेडिएट, मैं थर्मल रेडिएशन की बात कर रहा हूँ ना, तो ये आराम से रेडिएट करेगा, ये फुल्ली रेडिएट कर रहा होगा। इसकी मैं जो भी मैं बात कर रहा हूँ मैं ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होगा तो इतना एनर्जी तो वो रेडिएट नहीं करेगा। ये एनर्जी मैक्सिमम है ना, किसी बॉडी का मैक्सिमम अपना एनर्जी इतना रेडिएट कर सकता है अगर वो ब्लैक बॉडी होगा तो अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होगा तो डेफिनेटली इससे तो कम ही करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट और ऐड करते हैं इसमें, आ जाओ। ये जो रेट था हमारा, रेट में हम एक कांस्टेंट ई ऐड कर देते हैं, दिस इज ई, एलिफेंट वाला ई है ना ई। इसको ऐसा कुछ लिखा जाता है, ये सिंपली ई नहीं लिखाता है, ये कुछ ऐसे ऊपर करके कुछ अलग तरह से लिखा जाता है, सिग्मा ए इंटू टी के पावर 4, जहां पे इस ई की वैल्यू जो होती है ना वो 0 से 1 तक होती है। और फॉर ब्लैक बॉडी ई इज कॉल्ड इमिसिविटी, इसी को मैं क्या बोलता हूँ इमिसिविटी बोला जाता है। और ये कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, हर बॉडी का अपना अपना कांस्टेंट होता है। फॉर ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, तो ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला फिर से वही आ जाएगा स्टीफेंस वाला जो था, सिग्मा ए टी के पावर 4। ये स्टीफेंस का एक्सपेरिमेंट वाला था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया, ये जो एक्सपेरिमेंट जो निकाला ये उन्होंने ब्लैक बॉडी के लिए निकाला। मैथ के जैसा लग रहा है क्या? हाँ तो वही सब चल रहा है यार, तो फिजिक्स तो मैथ्स ही है यार, बिना मैथ का कोई फिजिक्स नहीं होता है, बिना मैथ तो कोई फिजिक्स नहीं होता है। चलो आ जाओ, तो रेट कैसे निकाल, ये रेट है ना, ये dq बाई dt है, कोई डाउट मत रखना भाई, दिस इज dq बाई dt, ये रेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, कोई डाउट मत रखना यहाँ पे। चलो ब्लैक बॉडी के लिए तो ये आना चाहिए था ना, ब्लैक बॉडी का 1 होगा, और मैंने आपको बताया कि अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ये मैक्सिमम एनर्जी एमिट कर रहा होगा, मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम। लेकिन अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है तो डेफिनेटली इससे तो कम ही करेगा। तो मैंने क्या किया, इसको 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी, अगर आप यहाँ पे फैक्टर डाल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस वाले अमाउंट से तो कम ही करेगा। बताओ भाई क्लियर है? यस सर। तो ये ई एक एमिसिविटी होता है, ये एक कांस्टेंट होता है हर बॉडी का एक। यस 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 गौरव। नहीं तो ये रेट है ना, रेट है ना, ये क्या है, ये रेट है, दिस इज अ रेट, dq बाई dt, ये एक रेट है, मतलब कि हर यूनिट टाइम में कितने टाइम में कितना हीट पास कर रहा है।
ठीक है। हाँ, कहाँ तक पहुंचे हम भाई? तो एमिसिविटी आ गई, स्टीफेंस कांस्टेंट आ गया, एरिया आ गया और टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर का फोर्थ पावर। अब अगेन ये सब सवाल आप मत पूछना, मत सोचना। हाँ, इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना। है आशीष, क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है, आ जाओ कर लेते हैं भाई। कहाँ गया? हाँ ये इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं, ये सवाल है हमारे पास, इसको हम कर सकते हैं। चलो अभी आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल रह गया। तो ये मेरा क्या आया, किसी भी बॉडी का रेडिएशन का ये फॉर्मूला आ गया। कोई भी बॉडी इस फॉर्मूले से क्या करेगा, अपना एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, समझ में आया भाई यहाँ तक? ये फॉर्मूला में फिर अब ये मत पूछना कि T⁴ कैसे आ रहा है। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा था, बट वो बोल्ट्जमैन ने इसको प्रूफ कर दिया था, बट डेरिवेशन हमें पढ़ना नहीं है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। हम कहते हैं चलो भाई स्टीफन ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ठीक ठाक किया होगा। चलो आ जाओ, अब मुझे एक और फॉर्मूले की जरूरत है। अगर कोई सपोज करो कि यहाँ पे किसी टेम्परेचर पे, देखो जल्दी से देखो, एक मैंने बॉडी रखा हुआ है, चलो आ जाओ, एक मैंने बॉडी रखा हुआ है, बहुत समय तक मैंने इसको छोड़ दिया, और ये जो एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर T0 था, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर T0 था। ठीक है, मैंने इसको बहुत देर तक छोड़ दिया यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्या इसके साथ? बहुत देर तक अगर आप इसको छोड़ दोगे तो इसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T0 हो जाएगा। तो अब प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, जो प्रीवोस्ट ने जो थ्योरी है उसके अनुसार आप इस T0 को एक्सप्लेन कर सकता है क्या कोई? ये इसके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे हो गया भाई? प्रीवोस्ट तो बोला था ये हमेशा एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? प्रीवोस्ट, अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट ने जो बोला था, ऑल बॉडीज एमिट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, सभी बॉडीज सभी टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं। तो भाई ये तो कांस्टेंट हो गया। बोलो शिवम। सर वो रेडिएट करते हैं तो एब्जॉर्ब तो करते हैं। या एग्जैक्टली, अगर ये रेडिएट कर रहा होगा, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा एट इक्विलिब्रियम। अगर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे आ चुका है ना, एट इक्विलिब्रियम the rate of thermal radiation of the body, the rate of thermal radiation of the body is equal to yeah, exactly is equal to the rate of absorption। ये absorb भी उतनी ही तेजी से कर रहा होगा जितना तेजी से ये रिलीज कर रहा है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही तेजी से कर रहा है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसका मैं एमिटिंग एनर्जी निकालूं, द एनर्जी एमिटेड बाई द रेट ऑफ एनर्जी, रेट मैं रेट की बात करता हूँ ना, द रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? U के जगह पे मैं एमिसिविटी E लिखता हूँ। पता नहीं इसका सरफेस कैसा है मुझे नहीं पता है, तो मैंने उसको एमिसिविटी से लिख रखा है। इस एमिसिविटी की वैल्यू 0 से 1 तक होगी। स्टीफेंस कांस्टेंट, इसका एरिया कुछ भी एक एरिया रहा होगा, और इसका टेम्परेचर T0 पे है, तो ये T0 पे आकर के एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। T0 का पावर 4 होगा ना। ये एब्जॉर्प्शन वाला है। ये किसका वाला है? एब्जॉर्प्शन वाला है। सपोज करो कि यानी आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस बॉडी का टेम्परेचर आपने बाहर से कुछ भी मैकेनिज्म के थ्रू बढ़ा करके T0 से इसको क्या कर दिया आपने, राइज करके T पे ले आए। तो अगर इसका आपने टेम्परेचर T पे ले आए हो, तो अब ये एनर्जी रेडिएट किस स्पीड से करेगा भाई? द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन बताओ भाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं फिर से बताऊं, किसी को डाउट है पूछो। एमिशन सिग्मा A T⁴। या एब्सोल्युटली, वेरी गुड। ये U1 बोल देता हूँ, इसको मैं U2 बोल देता हूँ। एमिसिविटी सिग्मा A T⁴। मैंने क्या किया, ये जो पहले जो टेम्परेचर T0 इक्विलिब्रियम में था, इसके साथ इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, तो ये जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रिलीज करेगा। अग्री कर रहे हो भाई सब?
अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो प्रीवोस्ट ने बोला था ये एनर्जी रिलीज भी करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब भी करेगा। इसका टेम्परेचर एक T0 पे फिक्स हो चुका था, तो भाई ये फिक्स क्यों हो गया? इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? प्रीवोस्ट के अकॉर्डिंग इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जितना ये रिलीज कर रहा होगा उतना ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसकी एनर्जी रूल ना लॉस करेगा अपना एनर्जी, ना अपना एनर्जी ये गेन करेगा, कांस्टेंट पे फिक्स रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये U1 की वैल्यू इतनी हो गई, यानी ये एनर्जी कितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मैंने एब्जॉर्ब निकाला। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया कोई मैकेनिज्म से, जो एटमॉस्फेयर है वो तो सेम ही रहेगा, मैंने इस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ा के मैं T पे लेके चला गया। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका रेडिएटेड एनर्जी बताओ, ये किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो सिंपली अब इसका टेम्परेचर T हो गया था नया वाला, तो नया वाला टेम्परेचर हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीष, बिल्कुल अर्थ भी अपना एनर्जी ऐसे ही रिलीज करता है आशीष, बिल्कुल सही बात है। सारे बॉडी कर रहे हैं, जितने बॉडी है यूनिवर्स के सारे बॉडी कर रहे हैं। प्रीवोस्ट ने तो यही बोला था, और ठीक ठाक बैठता है, ऐसा कुछ नहीं लग बैठता है। ग्लोबल वार्मिंग तो फिर इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं हम अपना टेम्परेचर सन के करीब लेकर के जा रहे हैं, 6130 के आसपास जा रहे हैं। आज नहीं तो कल अर्थ का टेम्परेचर उसके पास चला जाएगा। तो मेरा क्लास का टाइम हो गया, ठीक है, हम लोग अगली क्लास में बात करते हैं। बस एक दो टॉपिक बचा हुआ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग बचा हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बचा हुआ है, और दूसरा बचा हुआ है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये दो टॉपिक बच गए हैं। एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि थोड़ा फॉर्मूला वगैरह बता करके आगे बढ़ूं, लेकिन थोड़ा समझाना भी पड़ता है, इस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। बट इन दोनों को मैं फॉर्मूला बता के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और विंस, इन दोनों को मैं फॉर्मूले बताऊंगा अगले क्लास में, मंडे को जब हम मिलेंगे तो, और न्यूमेरिकल्स वगैरह करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मेरी क्लास है नेक्स्ट या उसके बाद काइनेटिक थ्योरी रहेगा, CCS काइनेटिक थ्योरी में मैं बता रहा हूँ कि मैं उसके फॉर्मूले ही मैं फोकस करूंगा। काइनेटिक थ्योरी को भी आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो, तो उसके फॉर्मूले पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कभी जब छुट्टी वगैरह मिल जाएगी या फिर जब हम रिवाइज करेंगे ना, तो जो कुछ भी बचता होगा सब हम लोग फिर कर लिया करेंगे, क्योंकि भाई समझाने में बहुत समय जाता है। 4 ही घंटे तो हम एक वीक में 4 घंटे ही मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है 4 घंटे में आप क्या करो, न्यूमेरिकल्स बनाओगे, थ्योरी पढ़ोगे, सब सारा थ्योरम प्रूफ करते चलोगे, डिराइव करते चलोगे, हाँ वही आशीष। तो ऐसा सब कुछ संभव नहीं है इस क्लास में, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी में भी मैं बस फॉर्मूले आपको कराऊंगा भाई, तो मेंटली प्रिपेयर रहना, कोई डिराइव वगैरह करने के लिए मत कहना। फिर पता चला कि यही सब कर रहे हैं, यही समझा रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी का जो 6 पोस्टुलेट है ना, 6 पोस्टुलेट्स है ना, उन 6 पोस्टुलेट्स को अगर मैं पढ़ाने जाऊंगा ना, तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे उस 6 पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करने में। इतना बेहतरीन पोस्टुलेट है, रियल आइडियल गैस और रियल गैस का जो पोस्टुलेट है, 6 पोस्टुलेट्स हैं। उन 6 पोस्टुलेट्स को अगर आप अच्छे से समझोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सब कुछ आता है उसमें। उसको समझाने में ही पता चला कि 2 क्लास चला गया। तो अब मैं सिर्फ फॉर्मूले पे पढ़ूंगा, न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है, आगे अगर समय बचेगा तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीष, क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, क्वेश्चंस किया करो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस किया करो। इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करेंगे, स्टीफेंस का लॉ आ चुका है, बस यहाँ पे मुझे एक माइनस प्लस करना था, दोनों तो मैं बता दिया, दोनों को घटाना होता था, घटाओगे तो नया नियम आ जाएगा, एक नया लॉ आ जाता है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ आ जाता है। न्यूटन्स तो खत्म हो गया है यहीं पे, विंस बच गया, विंस फॉर्मूले बता के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कुछ भी, और फिर अगले दिन हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।